दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में आई पंजाबी मूवी आजा मेक्सिको चलिए को। मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 है जो मूवी के हिसाब से कम ही है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इसकी रेटिंग 4 आउट ऑफ 5 है। मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडियाज दे देता हूँ जो मूवी को समझने में आपकी मदद करेंगे। इलीगल माइग्रेशन बोले तो गैर कानूनी तरीके से किसी देश में जाकर बस जाना, इस काम में इंडियंस 5th नंबर पर आते हैं और इंडिया में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल इस काम में टॉप पर है। किसी दूसरे देश में जाने के लिए लोग एक इलीगल और सुनसान रास्ते से होकर उस देश में छुपते छुपाते एंटर हो जाते हैं और इसी चीज को डोंकी लगाना भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होता क्योंकि डोंकी लगाते वक्त रास्ते में कई खतरनाक जंगल और नदियां आती हैं जिन्हें लोगों को अपने दम पर पार करना होता है। अगर किसी आदमी को डोंकी लगानी होती है तो वो एजेंट की मदद लेता है। एजेंट का काम ही होता है लोगों से पैसे लेकर उनकी डोंकी लगवाना। इसी के साथ हम मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक औरत अपनी बेटी के साथ गुरुद्वारे में पाठ करवा रही होती है। इस औरत का लड़का परमिंदर सिंह डोंकी लगाकर मेक्सिको के लिए निकला था, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं आया था। इसी वजह से वो गुरुद्वारे में प्रार्थना कर रही है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में स्टोरी दिखाई जाती है। परमिंदर के पिता करतार सिंह दिन चढ़े अपने बेटे परमिंदर को नींद से जगाते हैं और उसके उठते ही उसे खरी खोटी सुना देते हैं। इतने में ही वहाँ परमिंदर की बहनें आ जाती हैं और वो अपने पिता को रोक लेती हैं। करतार सिंह परमिंदर को कुछ काम धंधा ढूंढने की सलाह देता है पर परमिंदर उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे कोई 12,000 रुपए की नौकरी करने में शर्म आएगी, इसलिए वो सिर्फ फॉरेन कंट्री जाएगा और वहाँ जाकर डॉलर्स में कमाई करेगा। और ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाता है। बाहर जाकर वो देखता है कि 2 लोग दीवार पर पोस्टर्स लगा रहे हैं। वो पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी माइग्रेशन वीजा देने वाली एजेंसी का पोस्टर था। वो जल्दी से अपना फोन निकालता है और उस एजेंसी से कांटेक्ट करता है। फोन पर कंपनी की मैनेजर उसे बताती है कि सिर्फ 10,000 रुपए में उसको उसकी फाइल तैयार करके दे दी जाएगी और उसके अलावा उसे और कोई खर्चा नहीं देना होगा। ये सुनकर वो उनका एड्रेस ले लेता है और 10,000 रुपए का इंतजाम करने निकल पड़ता है। वो एक राशन की दुकान पर जाता है और अपने पिता के नाम से वहाँ से 10,000 रुपए लेकर चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तभी वहाँ उसका पिता आ जाता है। करतार सिंह को जैसे ही पता चलता है कि परमिंदर यहाँ से 10,000 रुपए लेकर गया है, वो पागलों की तरह उसके पीछे लग जाता है। रास्ते में परमिंदर को कोई आदमी रोकता है और वो उससे अपने पैसे वापस मांगता है। परमिंदर उसे बताता है कि उसके पिता को लीवर में स्टोन है और वो 10,000 रुपए लेकर उन्हीं का ऑपरेशन करवाने जा रहा है। वो आदमी सुनकर उदास सा हो जाता है और परमिंदर को जाने देता है। लेकिन तभी वहाँ से करतार सिंह गुजरता है और उसे पता चलता है कि परमिंदर ने उसके ऑपरेशन का बहाना बनाया है और वो और स्पीड से परमिंदर का पीछा करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि परमिंदर उस एजेंसी में पहुंच जाता है और उन्हें पैसे देकर अपनी फाइल रेडी करवा लेता है। मैनेजर उसे 8,000 रुपए एक्स्ट्रा मांगती है, लेकिन वो फोन कॉल के अकॉर्डिंग पूरे 10,000 रुपए ही लेकर आया था जो उसने ऑलरेडी दे दिए थे, इसलिए अब उसके पास पैसे नहीं थे। घर जाते समय वो अपने जीजा को फोन करता है और कहता है कि उसके पापा ने अपने दामाद को यानी परमिंदर के जीजा को गिफ्ट देने के लिए एक बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी है, इसलिए वो जल्दी से आए और अपना गिफ्ट लेके चला जाए। रिटर्न गिफ्ट में वो उससे एक मोबाइल मांगता है और जीजा खुशी खुशी में हाँ भी कर देता है। जैसे ही परमिंदर घर पहुंचता है उसके फादर उस पर कूद पड़ते हैं क्योंकि उसने सबको बेवकूफ बनाकर पैसे हेठे थे। इतने में ही वहाँ जीजा आ जाता है। जीजा बहुत खुश था, इसलिए वो अंदर जाने से पहले ही परमिंदर को मोबाइल दे देता है। वो सब घर के अंदर जाते हैं लेकिन परमिंदर बाहर से ही 9-11 हो जाता है। अंदर जाकर जीजा को पता चलता है कि उसका कट चुका है और इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि परमिंदर वो मोबाइल बेचकर एजेंसी की फीस भर देता है। उसके बाद उसे एजेंट से मिलने दिया जाता है। एजेंट उसे साफ साफ बताता है कि अगर वो लीगली ट्राई करेगा तो उसे अमेरिका जाने के लिए 10-12 साल लग जाएंगे। तो वो उसे इलीगल माइग्रेशन यानी डोंकी लगाना ही सजेस्ट करता है और अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसके लिए उसे 17 से 18 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर वो इलीगल वे में ही सेफली फ्लाई करके US पहुंचना चाहता है तो उसे 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। परमिंदर अब मायूस होकर घर लौट जाता है क्योंकि इसके लिए उसे अपने घर वालों से बात करनी थी। घर पे वो जैसे ही अपनी बात रखने वाला होता है करतार सिंह सब समझ जाता है और उसे साफ साफ मना कर देता है। परमिंदर इससे गुस्सा होकर बिना खाए पिए ही सोने चला जाता है। आधी रात को करतार सिंह उसके पास जाता है और उसे कहता है कि अगर परमिंदर फौरन चला गया
तो उसके बिना उसका मन नहीं लगेगा। इसी पे परमिंदर जवाब देता है कि उसका भी जाने का मन नहीं है, लेकिन वो सारी उम्र गरीबी में नहीं जीना चाहता और ना ही अपने परिवार को रहने देना चाहता है। तभी वहाँ पर एकदम सन्नाटा था। अब करतार सिंह पूछता है कि कितने पैसे लगेंगे, तो परमिंदर बताता है कि अगर वो डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू जाएगा तो उसे 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। उसके फादर उसे डायरेक्ट फ्लाइट करवाने को ही कह देते हैं। परमिंदर ये सुनकर बेड से कूदकर खाना खाने के लिए चला जाता है और देखते ही देखते उसके जाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और कुछ दिनों बाद उसके जाने का दिन भी आ जाता है। परमिंदर सबसे विदा लेकर एयरपोर्ट चला जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि परमिंदर की फ्लाइट कोर्टो लैंड करती है। वहाँ उसकी दोस्ती 2 लोगों से होती है और मजे की बात तो ये थी कि उन दोनों को भी यूएसए ही जाना है। उनकी बातचीत शुरू ही होती है कि इतने में वहीं उनको लेने के लिए एक आदमी आ जाता है। वो उनको उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो एक अलग लैंग्वेज बोल रहा था तो किसी को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो उन तीनों को अपने फोन में उनकी फोटो दिखाता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि आदमी उन्हें लेने के लिए ही आया है, इसीलिए वो उनके साथ चले जाते हैं और रास्ते में वो बातचीत करते हैं। उनमें से वकार पाकिस्तान से आया था और जैरी परमिंदर की तरह पंजाब से ही आया था। वो आदमी उन्हें एक होटल में ले जाकर छोड़ देता है और नेक्स्ट से कोई दूसरा आदमी उन्हें लेने के लिए आता है। वो उन्हें ले जाकर एक टूटे फूटे मकान में छोड़ देता है और उन्हें वही रात गुजारने के लिए कहता है। परमिंदर को अभी भी यही लग रहा था कि उसकी डायरेक्ट फ्लाइट होगी और वो अपने एजेंट को बार बार फोन कर रहा था, पर उसका एजेंट उसकी कॉल उठा ही नहीं रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ वही आदमी उन्हें लेने के लिए वापस आता है और एक लंबा सफर तय करने के बाद उन तीनों को एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। वो बस सीधी डायरेक्शन में बढ़ते ही जा रहे थे। वहाँ पर परमिंदर को गुड्डू नाम का एक नया दोस्त मिल जाता है जो कि वकार की तरह पाकिस्तान से ही आया था और उसे भी यूएसए ही जाना था। वो चारों देखते हैं कि वहाँ पर उनके जैसे करीब 20-25 लोग और थे। उनसे पहले 25-25 लोगों के 2 ग्रुप्स की डोंकी लगवा दी गई थी और अगला नंबर उन्हीं के ग्रुप का होने वाला था। उन सबको भूख लग रही थी, इसलिए वो कुछ खाने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन वो बाहर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर खाने के लिए सिर्फ कुत्ते का घोस्ट मिल रहा था। परमिंदर ये देखकर अपने एजेंट को फोन करता है क्योंकि उसने अपनी डायरेक्ट फ्लाइट करवाने के लिए 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए थे, लेकिन एजेंट उसे साफ साफ कह देता है कि अब उसे ऐसे ही जाना पड़ेगा। तभी उनके ग्रुप में एक लड़की आती है जो काफी डरी हुई लगती है और वो कौन सी भाषा बोलती है ये जानना किसी के भी बस में नहीं था। नेक्स्ट डे उन्हें डोंकी के लिए निकलना था, इसलिए जाने से पहले परमिंदर अपने घर पर कॉल कर देता है और सबसे बात करता है। उन सभी को 2 गाड़ियों में बैठाकर वहाँ से निकाला जाता है और उन्हें पनामा के जंगलों में ले जाया जाता है। जंगल में उन्हें बिना कुछ खाए पिए 2 दिन रखा जाता है और उसके बाद उन्हें लेने के लिए वहाँ 2 लोग आते हैं। ये दोनों लोग डोंकर्स थे जो लोगों की डोंकी लगवाते हैं। पनामा के जंगल के जानवर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे भी खतरनाक होते हैं और ऊपर से जगह जगह पर गुंडों और माफिया का खतरा है। इतना कम नहीं था, जो भी उनमें से एक बार चलते चलते थक कर बैठ जाता था तो डोंकर्स उसे गोली मार देते थे, क्योंकि उन्हें लिमिटेड टाइम में पूरा जंगल पार करना था। रात को वो सब एक जगह बैठ जाते हैं। परमिंदर एक इंग्लिश मैन को उस लड़की से बात करता हुआ देखता है। वो उस लड़की से जाकर उसी लड़की के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की के पति ने उस पर केस करके उसे यूएस से डिपोर्ट करवा दिया था और उसको उसके बेटे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया था और अब अपने बेटे से मिलने के लिए वो लड़की डोंकी लगा रही थी। इसके बाद वो रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। वो जाकर देखते हैं कि एक बच्चा रो रहा है। उसका पापा उसे चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर वो बच्चा वहाँ से जाना चाहता था। बच्चे का पापा बताता है कि उसे अपने साथ लेकर आना उसकी मजबूरी थी और वैसे भी इंडिया में बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है और सभी इसकी बात से एग्री करते हैं। वो 2 लोग दोबारा आते हैं और सबको नींद से जगाकर दोबारा अपने सफर पर चल पड़ते हैं। आज उन सबको पहली पहाड़ी पार करनी थी। रास्ते में उन्हें कुछ लुटेरे मिल जाते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि डोंकर्स ने उन लुटेरों से बात करके उन्हें समझा दिया था और वो सभी जिंदा बच गए थे। वो चलते चलते थक गए थे, पर चलते रहने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो रुकते तो उन्हें सीधा गोली मार दी जाती। रात को वो डोंकर्स सभी लोगों को अपने ठिकाने पर ले जाते हैं और वहीं पर उन सबको आज की रात गुजारनी थी। अब वो लड़की परमिंदर का नाम लेती है और उसे अपनी लैंग्वेज में कुछ कहने की कोशिश करती है, पर हर बार की तरह किसी को कुछ समझ नहीं आता और यूं ही हंसते खेलते एक दूसरे का मजाक बनाते हुए वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन वो लोग सबको एक जगह ले जाकर छोड़ देते हैं और यहाँ से सबको अकेले ही आगे जाने को बोलते हैं। दरअसल वहाँ से पनामा कैंप सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर था और ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। सबकी थकान मानो दूर सी हो गई थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका बुरा वक्त अभी शुरू होने वाला था।
वो लोग रास्ता भूल भुलाकर एक ही जगह पर बार बार चक्कर काटते हुए कुछ भी करके आगे बढ़ते रहते हैं और आगे जाकर एक खुली जगह में पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारी लाश, कंकाल और कपड़े पड़े हुए थे। आगे जाकर वो एक अधमरे आदमी को देखते हैं। वो उसे कुछ खाने को देते हैं और उसे अपने साथ ही ले चलते हैं। वो आदमी उन्हें बताता है कि उसे भी पनामा कैंप का 3 घंटे का रास्ता बताया गया था, लेकिन अब वो 2 महीनों से वहीं भटक रहा था। इसी के साथ रात हो जाती है और अगले दिन सुबह जब परमिंदर सबको उठाता है तो एक लड़के को छोड़कर सभी उठ जाते हैं। परमिंदर जब पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का मर चुका था क्योंकि उसे सांप ने काट लिया था। वो लोग उसकी डेड बॉडी को वहीं छोड़कर आगे चल पड़ते हैं। चलते चलते अब शाम होने वाली थी, लेकिन अब तक कैंप नहीं आया था। तभी वहाँ झाड़ियों में से कुछ माफियाज निकल कर आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो सबकी चेकिंग करने के लिए सबके कपड़े उतरवा देते हैं और वो लड़की जिस बात से डर रही थी वही होता है। माफिया उसे भी कपड़े उतारने को बोलते हैं। इसी बीच परमिंदर बीच में आ जाता है और इस वजह से वो माफियाज परमिंदर को बुरी तरह से मारते हैं। जब उनमें से किसी के पास भी पैसे नहीं मिलते तो माफियाज वहां से चले जाते हैं। देखते देखते रात हो जाती है। सब लोग बैठकर अपने अपने परिवार को याद कर रहे थे क्योंकि किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि वो कभी वहां से जिंदा निकल भी पाएंगे या नहीं। अगले दिन वो बिना किसी उम्मीद के अपनी जर्नी को दोबारा शुरू करते हैं। रास्ते में उस छोटे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जब तक परमिंदर उसके लिए पानी लेकर आता है तब तक बहुत देर हो जाती है और वो लड़का मर जाता है। और इतने में ही वहाँ आर्मी वाले आ जाते हैं और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। उस बच्चे का पिता उसके पास बैठकर बुरी तरह से रो रहा था, लेकिन सभी जबरदस्ती उसे वहाँ से पकड़कर ले जाते हैं। आर्मी उन सबको पकड़कर कैंप में डाल देती है और वहाँ पर उन्हें सभी मिली हुई लाश दिखाई जाती है। मरे हुए लड़के का पिता अपने बेटे की डेड बॉडी की तरफ जाता है, लेकिन परमिंदर उसे रोक लेता है क्योंकि अगर वहाँ पर कोई लाश को पहचान लेता है तो उसे कंट्री आउटलेट नहीं दिया जाता। उन सबको कैंप में लाए आज 4 दिन हो गए थे। परमिंदर अपने घर फोन करता है और उसका उदास पिता उसकी आवाज सुनकर खुशी से कूद पड़ता है। इसके ठीक 2 दिन बाद कैंप में सबके फिंगरप्रिंट्स स्कैन किए जाते हैं और कुछ दिन बाद सबको कंट्री आउटलेट भी मिल जाता है, लेकिन बस उस आदमी को नहीं मिलता जिसका लड़का मर गया था। सभी उसको दिलासा देकर चले जाते हैं क्योंकि उनको दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जाना था। 15 दिनों बाद वो ग्वाटेमाला के जंगलों में पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर फिर से एक जंगल पार करना था। जैसे तैसे वो एक ही दिन में पूरा जंगल पार कर लेते हैं और वहां से एक वैन के थ्रू उन्हें एक होटल में ले जाया जाता है। होटल में जाते ही सभी एश्योर हो चुके थे कि वो उनकी नॉर्मल लाइफ उन्हें वापस मिल गई है। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और नाचते हैं। अगले दिन वो यूएस के लिए निकल पड़ते हैं। सारा रास्ता कवर करने के बाद वो छुपते छुपाते बाउंड्री वॉल को क्रॉस कर लेते हैं और मैक्सिको पहुंच जाते हैं। मैक्सिको अब लास्ट बॉर्डर था और इसके बाद उन्हें सीधा यूएसए की एंट्री मिल जानी थी, इसलिए डोंकर्स ने वहाँ पर एक मैक्सिको हब बनाया हुआ था। उनमें से किसी को भी इस हब के बारे में नहीं पता था। दरअसल यहाँ से डोंकर्स इंडियन एजेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट करके यहाँ फंसे हुए लोगों के परिवार वालों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हेठते थे। डोंकर्स अपना काम शुरू करते हैं। वो एक एक करके सबको बुलाते हैं और उनकी डिटेल्स चेक करते हैं कि उनकी फैमिली ने पेमेंट की है या नहीं। एक एक करके सब वेरीफाई हो जाते हैं और अब परमिंदर की बारी आती है। डोंकर्स अपने गुंडे को बुलाते हैं और परमिंदर को बाहर लेके जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि परमिंदर के एजेंट ने उससे तो पैसे ले लिए थे, लेकिन आगे डोंकर्स के पास नहीं पहुँचाए थे और अब परमिंदर को बुरी तरह मारा जाता है। रात को उनका लीडर डोंकर आता है और वो परमिंदर को मार मार कर अधमरा कर देता है और उससे पैसा मांगता है। परमिंदर अपने घर फोन करता है और उसके घर वाले जैसे तैसे पैसे जमा कर देते हैं। अगले दिन परमिंदर को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। हालांकि सफर अब बहुत थोड़ा रह गया था, लेकिन उसके लिए इसे भी पार करना नामुमकिन था। बंदूक की नोक पर जैसे तैसे डोंकर्स उससे आधा रास्ता तय करवा लेते हैं, लेकिन एक ऊंची ढलान पर जाकर उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। सभी उसको उठाकर सफर पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। अब डोंकर गुस्सा हो चुका था और वो सभी को परमिंदर से दूर जाने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ पर एकदम सन्नाटा हो जाता है क्योंकि सब समझ गए थे कि वहाँ क्या होने वाला था। डोंकर कहता है कि उसे गोली मार दी जाए, नहीं तो उसे जिंदा ही जानवर खा जाएंगे। सब लोग मना कर देते हैं, लेकिन परमिंदर डोंकर को शूट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, डोंकर उसकी छाती पर गोली मारकर उसे मार डालता है। सब लोग भागकर परमिंदर के पास जाते हैं और रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एजेंट परमिंदर के घर वालों को कहता है कि उनका बेटा अब अमेरिका पहुंच चुका है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। एक तरफ परमिंदर मरने से पहले अपनों का चेहरा भी नहीं देख पाया था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार वाले झूठी खुशी मना रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
आज के टाइम में हर कोई शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता है और उसी चीज का फायदा उठाकर कई लोग उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। मेहनत से बड़ा इंसान का कोई दोस्त नहीं होता और साथ ही लालच से बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं होता। इसलिए इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और अपने लालच को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, ओवरऑल मूवी काफी अच्छी है और सभी एक्टर्स ने उम्दा काम किया है। ऐसी ही दिलचस्प मूवीज की एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।